हाल है जी? खैरियत है? सब ठीक है? अच्छा जी, ये FA2 में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे आज, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। थ्योरी है तो बुक में ही करेंगे, ठीक है। ताकि आप लोग फिर रीड करो तो आप लोग के लिए आसानी हो। अच्छा जी, चले स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है कि अकाउंटिंग हम किन उसूलों पर करते हैं, ठीक है। किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, किन गाइडलाइंस को फॉलो करके हम जो है अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। हमने यही पढ़ना है कि कौन से वो गाइडलाइंस है, कौन से वो उसूल है जिसको हमने फॉलो करने हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इसका क्या मतलब है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कन्वेंशंस आर एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच अप्लाई जनरली टू ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कन्वेंशंस। कन्वेंशंस मतलब रिवायात, ठीक है। ये वो रिवायात है कि जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, अमल करके अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो ये बताया हुआ है कि एसेट लाइबिलिटीज़ को हम फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करेंगे और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, F11 में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और इसको टू एंटिटीज कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि जो आपका बिजनेस है वो आपसे अलग है और जो ओनर है वो अलग है, ठीक है। F4 में इंशाल्लाह लॉ का जो पेपर है वहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि जो आपका बिजनेस है, जो कंपनी है, वो आर्टिफिशियल इंसान है, ठीक है। जो बंदा कंपनी को स्टार्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि इसने किसी इंसान को पैसे दिए, ठीक है। उस इंसान ने अब इसको प्रॉफिट देना है। याद रखिए, बिजनेस के ऊपर दो तरह की लाइबिलिटीज़ है। एक वो लाइबिलिटी जो आप लोगों को पता है, बैंक लोन, ठीक है। सेकंड लाइबिलिटी कैपिटल है, ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है। ओनर ने बिजनेस को, कंपनी को पैसे दिए और इनके बदले कंपनी ने इसको प्रॉफिट अर्न करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स ओनली टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंटिटी। जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, जो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटी की है, ये सिर्फ कंपनी की है। इसमें ऑनर की पर्सनल एक्टिविटीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करते कि ऑनर ने क्या किया था सुबह, वो उसने कहाँ पर कितने खर्च किए, ये बातें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे तो कंपनी की एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजेक्शन्स को अपनी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सोल ट्रेडर और पार्टनर्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते अपने बिजनेस से, ठीक है। यही बात लाइबिलिटी के ऊपर भी है कि जो सोल ट्रेडर है और पार्टनर्स है उनके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और जो कंपनी है तो उसमें लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है, अगर कंपनी लॉसेस में चली जाए तो इसकी सारी लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो ऑनर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है। वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान है कि उसकी इन्वेस्टमेंट डूब गई, ठीक है। बाकी तो जितनी लॉसेज है, जितनी लाइबिलिटीज़ है, वो कंपनी ने खुद पे करनी है। अब कंपनी ने कैसे करना है, वो अपने एसेट्स को सेल करके उन्होंने करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर सेकंड एक कंसेप्ट है डबल एंट्री डुअलिटी। तो ये भी आप लोग को पता है कि हर ट्रांजैक्शन की टू इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक इफेक्ट को हम डेबिट कहते हैं और एक इफेक्ट को हम क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। फिर एक और कंसेप्ट है हिस्टोरिक कॉस्ट। इसका क्या मतलब है आप लोग के लिए, ये नया है, ठीक है। द हिस्टोरिक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ऑल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक कॉस्ट इनकर्ड। मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन में आप एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे तो उसको अपनी हिस्टोरिक कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। द फिगर शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर एन आइटम इज द वैल्यू ऑफ द आइटम इन द ट्रांजेक्शन अकर्ड, नॉट अ करंट मार्केट वैल्यू। FA2 में आप लोगों ने नॉन करंट एसेट पढ़ा हुआ है, उसमें आप लोग को NBV पता है, नेट बुक वैल्यू, ठीक है। कि जिस NBV वो अमाउंट है जो करंट आपके हिसाब से जो कीमत है, जो वैल्यू आपकी एसेट की, तो वही है। इस तरह नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने गाड़ी परचेस कर दी 10 लाख की, ठीक है। एक साल बाद ये डिप्रिसिएट हो गई, 8 लाख कीमत है अब, ठीक है। तो 8 लाख ही मैं रिकॉर्ड करूँगा। अब मार्केट में हो सकता है कि इसकी प्राइसेस बढ़ गई हो, अब 15 लाख की हो, लेकिन मैं 15 लाख की रिकॉर्ड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिक कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। वो फिर अलग बात है, रिवैल्यूएशन सरप्लस और वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन में हर अपनी चीज़ को हिस्टोरिक कॉस्ट पर। हिस्टोरिक कॉस्ट मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है जिस पर हमने इसको ख़रीदा था, ठीक है। अच्छा जी, एक और कंसेप्ट है मटीरियलिटी।
मटीरियलिटी हम कहते हैं कि हर वो चीज़ हमारे लिए मटीरियल है जो हमें अफेक्ट कर सके, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपका कोई क्रेडिट कस्टमर है 10 लाख उसने आपको पे करने, आपने रिसीव करने है 10 लाख, उसने आपको पेमेंट कर दी, लेकिन 1000 उसने आपको पे नहीं कर दी, बाकी सारा अमाउंट उसने क्लियर कर दिया। तो ये 1000 अगर आप उससे ना भी लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 लाख में 1000 जो है वो क्या है, इममटीरियल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 10 लाख में से वो अगर 1 लाख नहीं दे रहा तो फिर ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, मैटर करता है ये बिग अमाउंट है। तो हर वो चीज़ जो आपके लिए इम्पैक्टफुल है वो मटेरियल है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है वो इममटीरियल है। इस तरह एक और एग्जांपल याद रखें कि नॉन करंट एसेट्स में इक्विपमेंट्स है, ठीक है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी वगैरह, ठीक है। तो अब स्टेपलर जो होता है, ठीक है, स्टेपलर अब अगर आप देखो नॉन करंट एसेट आपके पास होंगे तकरीबन लाखों में, करोड़ों में, ठीक है। अब इसमें से एक स्टेपलर वो भी इक्विपमेंट में, स्टेपलर अब 500 का, 400 का, 600 का मिलता है, ठीक है। तो स्टेपलर को आप नॉन करंट एसेट में काउंट करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्टेपलर आपके लिए क्या है, इममटीरियल है। इस तरह अगर कोई बिल्डिंग है 2 करोड़ की, अगर उसको आप काउंट नहीं करते तो फिर वो मटीरियल है, ठीक है, वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट फिर उसे हम कहेंगे। अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न, आप लोग के लिए FA2 में ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन द assumptions that the business will continue in operational existence for the foreseeable future. This means that financial statements are drawn up on the assumptions that there is no intention or necessity to close down the business, ठीक है। देखो, सिंपल मतलब ये है कि अभी हम अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं डे बुक्स में, तो हम इन इंटेंशंस में करेंगे, ठीक है, ये सोच कर करेंगे कि नेक्स्ट 1 साल के लिए, तकरीबन नेक्स्ट 1 ईयर के लिए बिजनेस ने क्लोज नहीं होना, ठीक है। अब ये एक तरह का एजम्पशन है, ठीक है, ताकि आपके पास क्लियरेंस हो इस बात की, आप क्लियर हो मेंटली कि बिजनेस को हमने क्लोज नहीं करना, ठीक है। गोइंग कंसर्न मतलब कि बिजनेस चलता रहेगा, अभी क्लोज करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, ठीक है, कोई सोच अभी नहीं है। इफ़ द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस, देन दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट इज नोन एज द ब्रेकअप बेसिस, ठीक है। अब ब्रेकअप बेसिस क्या है, सम एसेट में बी सोल्ड एट लेस देन देयर वैल्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिकॉज a machine may have a use for a specific business, it may be scrap metal to anyone else, ठीक है। अब एक मशीनरी आपके पास है, तो गोइंग कंसर्न मतलब ये कि इस मशीन को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दो, ये आपके लिए, इस बिज़नेस के लिए क्या है, एसेट है। लेकिन हो सकता है कि ये मशीन किसी और बिजनेस के लिए, ये क्या हो, स्क्रैप उनकी किसी यूज़ का नहीं हो, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड, इन कंट्रास्ट प्रॉपर्टी में बी सोल्ड फॉर अ वैल्यू इन एक्सेस दैट शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अब ये भी हो सकता है कि आपने ओरिजिनल कॉस्ट रिकॉर्ड की हो एक प्रॉपर्टी की 5 लाख, आपने उसको सेल किया 7 लाख की, ठीक है। If the entire inventory is sold at once, then it will not be sold for as such money as if it were sold in the normal way, ठीक है। अगर सारी इन्वेंट्री आप एक जगह एक ही साथ आप सेल करते हो तो मोस्टली ये होता है कि जब बिजनेसेस ने क्लोज होना हो तो उनके साथ जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी हो तो एक साथ ही सेल करते हैं डिस्काउंटेड रेट पर, ठीक है। तो क्या, क्यों, क्योंकि वो लोग बिज़नेस को क्लोज कर रहे तो अब ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉफिट के नहीं सोचते, उन्होंने बस इन्वेंट्री को जो है उसको ट्रांसफ़र करना है इनटू द कैश, ठीक है। तो ब्रेकअप बेसिस का मतलब ये है कि अगर आपने बिज़नेस क्लोज करना है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं तो ये सोच कर करेंगे कि बिज़नेस ने 1 साल तक एटलीस्ट चलना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और कंसेप्ट है एक्रूवल्स, ठीक है। तो एक्रूवल कंसेप्ट के मुताबिक हम देखो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हम 2 बेसिस पर, एक कैश बेस पर, एक टाइम बेस पर। मतलब ये कि आपको जब कैश रिसीव हो जाए तब हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी अगस्त का मंथ है तो मैंने सेल्स की है, लेकिन कैश मैं रिसीव करूंगा अक्टूबर में, तो मैंने अक्टूबर में कैश रिसीव रिकॉर्ड कर लिया अक्टूबर पीरियड में। लेकिन एक्रूवल आपको कहता है कि नहीं, ट्रांजैक्शन आपने अभी की है अगस्त में, तो आपने अगस्त में ही इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो एक्रूवल मतलब ये है कि आपने जितने ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना है टाइम बेस पर। कैश को हम कंसिडर नहीं करेंगे, कैश हो सकता है 2-3 साल बाद भी मिल जाए, हमने उसको नहीं देखना, हमने उस पीरियड को देखना है, उस टाइम को देखना है कि जब ये ट्रांजेक्शन इनकर्ड हुआ, ठीक है। तो इसके मुताबिक इनकम और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे ओवर टाइम, ठीक है, कि जिस टाइम
अब देखो इस मंथ में आपने जितने एक्सपेंसेस किए, हो सकता है कि 3-4 महीने बाद आप इसको पे करो, लेकिन हमने रिकॉर्ड करने हैं अभी इस मंथ में, ठीक है। तो एक्रूअल का यही मतलब है। फिर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? अ बिजनेस शुड बी कंसिस्टेंट इन इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of similar items both within a particular accounting period and between one accounting period and the next. Consistency prevents, for example, similar items of expenditure being treated as capital item and included as non-current asset 1 year but as देखो कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि आपके पास जितने आइटम्स है, जितनी आपकी अकाउंटेंसी है, ठीक है, जितने आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो सिमिलर आइटम्स के लिए सेम ट्रीटमेंट करो। फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स है, ठीक है, तो सारे इक्विपमेंट्स के लिए एक तरह की अकाउंटिंग, व्हीकल्स है, गाड़ी है, तो उनके लिए एक तरह की अकाउंटिंग, बिल्डिंग्स के लिए एक तरह की अकाउंटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जैसे इन्होंने कहा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपने जो करंट एसेट को परचेस कर लिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस साल इसको आप ट्रीट करते हो एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन नेक्स्ट ईयर में फिर आप इसको रिकॉर्ड करते हो एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। इस साल अगर आप इसको समझते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो फिर कमिंग ईयर्स में इसको वही होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मतलब कि आपके अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सिमिलर ट्रीटमेंट्स फॉर सिमिलर थिंग्स। अच्छा जी, फिर है नोट रिगार्डिंग प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिंपल है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपने अपने एसेट्स को ओवर स्टेट नहीं करने, आपने अपने प्रॉफिट को ओवर स्टेट नहीं करना, आपने अपने लॉसेस और अपने जो लाइबिलिटीज़ है उनको अंडर स्टेट नहीं करना, ठीक है। क्यों? प्रूडेंस कहता है देखो भाई, आपका एसेट और आपका प्रॉफिट है वो तो आपकी चीज़ है, तो जब तक 100% आप श्योर नहीं हो उसको रिकॉर्ड ना करो, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको कहीं पर लगे 50% भी आपको शक आ जाए कि हो सकता है कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाए, हो सकता है कि मैं यहाँ पर लॉसेस करूँ, तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ताकि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रॉफिट और एसेट को ओवर स्टेट नहीं करना, ठीक है, जब 100% श्योर हो जाओ तब रिकॉर्ड करना, और लॉसेस और लाइबिलिटीज़ को अंडर स्टेट नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, द नीड फॉर रेगुलेशंस। रेगुलेशन का क्या मतलब है? देखो पहले हर कंट्री के लोग अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे थे, प्रॉफिट कोई जो है फ़र्ज़ करे कोई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहा है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर रहा है, सब अपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन फिर मुश्किल हो गया क्योंकि पाकिस्तान से आपको यूके जा रहा है, ठीक है, बिज़नेस के लिए, तो दोनों स्टेटमेंट्स एक तरह के होने चाहिए। अगर वहाँ के स्टेक होल्डर्स है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे तो यहाँ के और वहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए इन्होंने रेगुलेट कर लिया इस सिस्टम को कि इसके लिए हम स्टैंडर्ड्स रखेंगे, जिस तरह मैट्रिक में आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ना, SI यूनिट्स, ठीक है, जिस तरह केजी है, ठीक है, कि दुनिया में जहाँ पर भी आपने वेट को जो है वो मेजर करना है तो आपने केजीज में करना है, तो सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड्स मतलब ये कि दुनिया में आप जहाँ भी हो आपने इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। प्रॉफिट को होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में, एसेट्स एंड लाइबिलिटी शुड बी इन योर बैलेंस शीट आर इन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो उसके लिए अकाउंटिंग बॉडीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है। IAS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसमें भी एक लॉजिक है, देखो पहले था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग में दो तरह के होते हैं, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम बाय लॉ करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हम अपने मर्जी से करते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड्स की लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले इन्होंने लिखा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन बाद में इनको ये बात समझ आई कि अकाउंटिंग में तो दो चीज़ें, मैनेजमेंट भी है और फाइनेंशियल भी है, लेकिन स्टैंडर्ड्स तो मैनेजमेंट के लिए नहीं हो सकते, वो तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से करेगा, कंपनी को कैसे चलाना है हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। इस वजह से उन्होंने चेंज करके ये बना दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कि ये स्टैंडर्ड्स है लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, ना कि मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। आप लोगों के FAT एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं कि कौन सी स्टैंडर्ड्स किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो इसके लिए कौन सी स्टैंडर्ड है? IS1। MCQs में ये आ सकता है कि IS1 किस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड है, तो फिर आपने बताना है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ये याद कर लो, ठीक है। IS2 इन्वेंट्रीज के लिए, IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, मतलब नॉन करंट एसेट्स के लिए, IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, 37 प्रोविजन के लिए, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। अच्छा जी,
IS 1 स्टैंडर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें कहा हुआ है कि आपने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको फेयर प्रेजेंट करना है। ठीक है, फेयर प्रेजेंट करने का मतलब ये कि जितने एसेट्स है आपने वही लिखने हैं, जितना प्रॉफिट कमाया हुआ है वही लिखना है, जितना कैश आया हुआ है वही लिखना है, जितना कैश गया हुआ है वही लिखना है। इसमें आपने अनफेयर नहीं होना। ठीक है, इसमें डिसऑनेस्टी नहीं चलेगी। तो ये स्टैंडर्ड है। अब अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक आप काम नहीं करते तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फिर इलीगल है, वो लीगल नहीं है। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने प्रिपेयर करने अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके। ठीक है, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज़, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में यही है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वही प्रिंसिपल उसूल्स है, बेसिस है, रिवायात है, जिनको फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, देखो कुछ चीज़ें इस तरह होते हैं, F3 में ज़्यादातर आप लोग ये पढ़ोगे कि वो हम इस्टीमेट पर करते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन ले लो, साल के स्टार्ट में हम इस्टीमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि 10,000 ये डिप्रिसिएशन है। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि वो ज़्यादा या कम है, तो फिर उसको सिंपल एडजस्ट कर लो। तो ज़्यादातर चीज़ें हम इस्टीमेट्स के ऊपर करते हैं, जिस तरह प्रोविज़न याद कर लो, प्रोविज़न भी इस्टीमेट्स के ऊपर है। फिर बाद में जो ओरिजिनल अमाउंट आ जाए तो फिर उसको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो इस्टीमेट्स हम लगाते हैं और बाद में उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर मेजरमेंट, जो जितनी मेजरमेंट्स हम करते हैं तो वो 3 तरह के करते हैं। या तो कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट के मतलब जो ओरिजिनल इसके ऊपर कॉस्ट आई है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बाद में पढ़ेंगे। आप लोगों ने सिंपल याद करना है कि मेजरमेंट जो है वो हम 3 कॉस्ट के ऊपर करते हैं, एक कॉस्ट, एक NRV और एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सिंपल याद कर लो। ठीक है, अच्छा जी, फिर यहाँ पर है कि आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, उसको यूज़फुल होना चाहिए। तो किस तरह आप इसको यूज़फुल बना सकते हो, तो उसके लिए कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कैरेक्टरिस्टिक उसमें होने चाहिए। सबसे पहले रिलेवेंस। ठीक है, आपने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं 2022 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो 2022 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो 2022 में क्या हुआ है, मैं वही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जो फेयर आपके पास डेटा है, अपनी फेयर डेटा लिखना है, फेथफुल हो। ठीक है, जो सही है, जो ट्रूथ आपके पास है, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन है, तो हमने वही रिकॉर्ड करना है। उसमें डिसऑनेस्टी या झूठ या फ्रॉड नहीं करना। ठीक है, कंपेरेबिलिटी, आपने इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करने हैं कि लास्ट ईयर और इस साल को आप कंपेयर कर सको, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपने कंपटीटर के साथ कंपेयर कर सको। ठीक है, तो कंपेरेबल आप किस तरह कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करो, बाकी जो बिजनेस है उन्होंने भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया होगा। ठीक है, तो आप फिर क्या कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो। वेरीफाइबिलिटी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, वैसे ना हो कि इधर उधर से की इन्फॉर्मेशन और आप उसको सही समझे। ठीक है, टाइमलीनेस, तो टाइम के मुताबिक हो। टाइम के मुताबिक मतलब जैसे मैंने कहा 22 का मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फ़र्ज़ करें मुझे मार्च के मंथ के सेल्स का पता लगाना है कि मार्च में हमने कितनी सेल्स की है। तो टाइमलीनेस मतलब मैंने सिर्फ मार्च को ही फिर देखना है कि मार्च में मैंने कितनी की है। मेरे लिए फेब और अप्रैल की जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल फिर नहीं है, फिर वो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपने इंफॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट करना है कि अकाउंटेंट हो या ना हो। ठीक है, जिसको अकाउंटिंग की समझ हो या ना हो वो इसको समझ सके। सिंपल आप वहाँ पर लिखो, टोटल एसेट्स इतनी है, टोटल लाइबिलिटीज़ इतनी है, टोटल प्रॉफिट इतना है, टोटल लॉस इतना है। ठीक है, अच्छा जी, फिर यहाँ पर 2-3 बातें फिर से रिपीट की है कि अदर कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ठीक है, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एन एसेट कैन बी वैल्यूड आइदर इट्स ओरिजिनल कॉस्ट और इट्स करंट वैल्यू। करंट वैल्यू मतलब जो मार्केट वैल्यू है। ठीक है, तो करंट वैल्यू प्रोबेबली प्रोवाइड्स मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बट हिस्टोरिक कॉस्ट इज़ मोर रिलायबल। ठीक है, तो रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी का ये मतलब है कि कुछ चीज़ें आपके लिए रिलायबल है, कुछ चीज़ें आपके लिए रिलेवेंट है। रिलेवेंट मतलब अगर अभी मैंने कुछ डिसाइड करना है तो अभी जो चीज़ है वो मेरे रिलेवेंट है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर मेरे लिए रिलायबल भी हो सकती है। ठीक है, न्यूट्रलिटी एंड प्रूडेंस। ठीक है, तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड पोजेस बोथ दिस क्वालिटीज़।
न्यूट्रलिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बाइस, ठीक है, बट प्रूडेंस में रिजल्ट इन बाइस, ठीक है। प्रूडेंस आपको कहता है प्रॉफिट एंड एसेट को ओवरस्टेट नहीं करना है, तो बाइस बात हो गई ना। लेकिन न्यूट्रलिटी क्या है कि जो एक्चुअल चीज़ें आप उसको वही रिकॉर्ड करो। फिर रिलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिलेवेंट एंड रिलायबल में बी डिफिकल्ट फॉर सम यूजर्स टू अंडरस्टैंड। ये 3-4 बातें वैसे कॉन्फ्लिक्ट की है, ठीक है, कि कुछ इन्फॉर्मेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, इख्तिलाफ भी हो सकती है। जिस तरह आप कहते हो कि इन्फॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड रिलेवेंट, ठीक है, तो अगर आपको अंडरस्टैंडेबल चाहिए तो आपने फिर इसको डिटेल में लिखना है, हर एक चीज़ वाज़ेह हो, ठीक है। लेकिन फिर समझने में मुश्किल है, ठीक है। अगर आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, रिलायबल चाहिए, ठीक है, तो फिर आपने डिटेल में जाना है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, लेकिन वो फिर अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा क्योंकि डिटेल्स है, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर एक टॉपिक है जो F3 का है लेकिन कैप्लान बुक में दिया हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। इस टॉपिक का मतलब ये है कि आपने कब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है अपने कस्टमर का। मतलब ये अभी मैंने सेल्स कर दी, तो फॉर एग्जांपल जब आपका कस्टमर आपको ऑर्डर दे दे तो आप अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो कि 5 लाख ऑर्डर आया हुआ है तो 5 लाख मैंने कमा लिए, ठीक है। फर्स्ट केस। सेकंड केस ये है कि जब आप उसको डिलीवरी कर दो तब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो कि 5 लाख की सेल्स मैंने कर दी, या फिर जब वो आपको पे कर दे तो तब आप रिकॉर्ड कर दो कि 5 लाख की सेल्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए 5 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर लो। सिंपल स्टेप्स है, बहुत ही ईजी, ठीक है। देखो, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, आप सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स है, तो मतलब आप सेल ही कर रहे हो। आप कितनी की सेल कर रहे हो वो आप देख लो। सेकंड स्टेप क्या है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मतलब ये है कि आपने क्या करना, हो सकता है इसमें कुछ एडवांस पेमेंट हो सकता है कि आप 2-3 दफ़ा जो है उसको आप डिलीवरी करोगे, ठीक है। तो आपने, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने डिलीवरी करनी और वन मंथ लेटर उसने पेमेंट करनी है तो ये ओब्लिगेशन हो गई। फिर ट्रांजैक्शन प्राइस, इस ट्रांजैक्शन की प्राइस कितनी है, ठीक है, कितना जो है वो पे करेगा। थर्ड स्टेप ये है। फोर्थ स्टेप ये है कि एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। हो सकता है कि दो अलग अलग चीज़ें आप सेल कर रहे हो तो फर्स्ट आइटम की कितनी प्राइस है और सेकंड आइटम की कितनी प्राइस है, ये एलोकेट कर दो। और लास्ट स्टेप ये है कि जब आप डिलीवरी कर दो तब आप क्या करो, उसको आप रिकॉर्ड कर दो एज रेवेन्यू। तो सिंपल मतलब ये है कि जब वो ऑर्डर कर दे तब आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करना, बल्कि जब आप डिलीवरी कर दो, कंट्रोल आप उसको दे दो। कंट्रोल याद रखिए, ठीक है। कंट्रोल के ऊपर एमसीक्यूज वैसे आती है F3 में, लेकिन हो सकता है FA2 में भी आ जाए। कंट्रोल का मतलब ये, मेरे पास इन्वेंट्री है, अभी मेरे पास है, कंट्रोल मेरे पास है, तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आप उसको डिलीवर कर देते हो तो कंट्रोल तो अब उसके पास है ना, अब जो चाहे वो कर सकता है इन्वेंट्री के साथ, तो तब वो जो है आप तब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो सिंपल करके। तो जब आप उसको ट्रांसफ़र करते हो, उसको डिलीवर करते हो, तब आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दो। यहाँ पर डिफर्ड इनकम और ये एंट्रीज की है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स में, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है FA2 में कम अज़ कम इससे 3-4 MCQs आएंगे, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को वो टच करेंगे, स्टैंडर्ड्स भी है तो, और फिर इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये 3 टॉपिक से MCQs आप लोग को आ सकते हैं, तो आप लोग 2-3 दफ़ा रीड कर लो। कोई मसला हो, कोई इशू हो तो फिर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।